लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट। हमने 2010-11 पे एंड किया था, मगर अभी हम थोड़ा सा पीछे से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने लास्ट में से अच्छे से नहीं समझाया था। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से द बजटरी एस्टिमेट, मगर उससे पहले ऊपर एक ये रह गया था और ये लेट्स डिस्कस रह गया था। तो पहले हम ये करते हैं, ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉजिटिव एसेट एंड अ प्रीशियस नेशनल रिसोर्स। सो गाइस, जो इंसान है वो एक बहुत ही सकारात्मक वरदान है और एक ये बहुत ही कीमती रिसोर्स है जो हमें कुदरत की तरफ से दिया गया है, विच नीड्स टू बी कैरीज नर्चर्ड एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस एंड केयर, जिसको मतलब कि जिसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अच्छे बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कपल्ड विद डायनामिज्म। सो गाइस, डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा गतिशीलता है। ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ प्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हर एक इंसान की जो ग्रोथ है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, ठीक है। The catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity। मतलब कि हमको इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से जो एजुकेशन है उसका प्लान बनाना चाहिए कि इसको कैसे एजुकेशन देनी है। यहाँ पे हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, लिटरेसी रेट्स इन इंडिया पर्सन मेल फीमेल। सो गाइस, तो मतलब कि यहाँ पे हमको बताया गया कि टोटल पर्सन का मतलब टोटल लिटरेसी रेट्स कितने हैं, मेल कितने हैं, उनमें से लिटरेट और फीमेल कितनी है। सबसे पहले 1951 का बताया गया है, लोग सिर्फ 20 से भी कम परसेंट इलिटरेट थे, जिसमें से 30 से कम मतलब कि ज़्यादातर मैंस लिटरेट थे, वुमेंस 10 से भी बहुत ज़्यादा कम लिटरेट थे। ऐसे हमको ये ग्राफ बताया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्राफ, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको ग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। हैज़ द लिटरेसी रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड सिंस 1951? क्या लिटरेसी रेट्स हैं वो बढ़े हैं 1951 से लेके अभी तक? हाँ जी, वो बढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। 1951 में सिर्फ पर्सन्स जो हैं वो सिर्फ 20 से भी कम परसेंट लिटरेट थे, मगर अब 70 से अबव परसेंट लिटरेट है। यस, दे हैव इंक्रीज्ड। इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स? India has highest literacy rates in 2011, means the last year shown on the graph. Why literacy is high among the males of India? Because females are not allowed to go out. Most of the now the restrictions have reduced, but before. In earlier times, females were not allowed to go out of their homes. They were said to do kitchen chores, look after their siblings or younger brothers, sisters, and मीन्स उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता था पहले। अब तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम हो गई हैं और उनको कहा जाता था कि अपने भाई बहन का ध्यान रखो, किचन वगैरह के काम करो, अपनी माँ का हाथ बैठाओ कामों में, ऐसा कुछ कहा जाता। सो ये कुछ रीजंस है कि जो वीमेंस है वो कम लिटरेट हैं, ठीक है। वाई आर वुमेन लेस एजुकेटेड देन मैन? सो सेम ही रीजंस हो जाएंगे ये। हाउ वुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया? कि ये बड़ा है, पहले कम था और फीमेल्स को कम एजुकेशन दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। व्हाट इज़ योर प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज़ लिटरेसी रेट्स इन 2020? 2020 में लगभग ये 90% को तो छू ही गए होंगे, क्योंकि 10 साल तो हो ही गए हैं ना। इसलिए मेरे को तो लगता है कि दैट they have touched 90%. Okay. Now here an activity is given. Count the number of boys and girls studying in your school or in your neighboring co-educational स्कूल। सो गाइज, हमको नंबर्स गिनने हैं लड़की और लड़कों के कि आपका जो भी नेबरिंग स्कूल है या फिर जो भी आपका स्कूल है, को एजुकेशनल का मतलब होता है जो लड़के और लड़कियों दोनों का ही स्कूल होता है। आस्क द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोवाइड यू विद द डाटा ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग इन द क्लासरूम। और आपने जो भी स्कूल का आप ये डाटा कलेक्ट करोगे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो भी, उनसे पूछना है, उनसे डाटा की मांग करनी है कि आप प्लीज़ मुझे डाटा दे दीजिए, जो भी नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं स्टडिंग एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। स्टडी द डिफरेंस इफ एनी एंड एक्सप्लेन फॉर रीजंस इन द क्लासरूम। और आपको अगर कोई भी डिफरेंस लगता है वो आपको देखना है और वो क्यों है वो आपको रीजंस बताने हैं क्लासरूम में। सो अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ, सो देयर आर अराउंड 25 स्टूडेंट्स
एंड मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स। सो हमारी क्लास में 16-17 लड़कियाँ, बाकी 5-6 बॉयज़ हैं। और चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे थे हम। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब कि जो भी बजटरी जो भी एस्टिमेट सा लगाया गया है, किस में लगाया गया है, जो भी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स है उसमें लगाया गया है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज, हाँ अभी ये बजट एस्टिमेट कहाँ किसका लगाया गया है कि जो स्प्रेड है एजुकेशन का वो कितना हुआ है, कितनी एक्सपेंड हुआ है एजुकेशन, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइंड टू 2.7% इन 2017-18। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड। हाँ, यहाँ सबसे पहले तो एक फर्स्ट जो है एस्टिमेट वो इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे एक्सपेंडिचर जितना स्प्रेड हुआ एजुकेशन का 2017-18 में GDP क्या है, डिक्लाइन हो गई, नीचे गिर गई है। वो भी कितना, 2.7% नीचे गिरी है, ठीक है। The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11। जो GDP है वो तो डिक्रीज़ हुई है, मगर जो लिटरेसी रेट्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं। 1951 में 74%, सॉरी 1951 में 18% थे लिटरेसी रेट्स, और 2010-11 में कितने होंगे, 74%। जैसे कि इस ग्राफ में भी दिखाया गया है। 1951 में ये 18% ही लग रहे हैं। पर्सन वाला आप देखना है, आपको मेल वाला नहीं देखना, और मतलब कि ब्लू वाला देखना है। ये 18% ही है, और 2011 में कितने हैं, 74% लगभग, ठीक है। नाउ लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ ऑल्सो इंडीड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपर्ली। लिटरेसी सिर्फ एक राइट ही नहीं है, लिटरेसी बहुत ही ज़रूरी है। अगर सिटीजन को अपनी ड्यूटीज़ निभाना है और अपनी राइट्स, अगर वो पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो उनको अपनी राइट्स के बारे में क्या हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा होगा, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हमें हमारे लिए क्या लॉज हैं, क्या यहाँ पे हम मतलब कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में क्या करें, मतलब कि क्या ये हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अगर ये राइट्स भी उसको ज़रूरी हैं। अगर आप किसी भी पर्सन की कोई भी वो राइट छीन रहा है, कोई भी बंदा किसी को गुलाम बना कर रख रहा है, वो लिटरेट नहीं है, फिर वो अपनी राइट्स के बारे में वो भी नहीं होगा, जागरूक तो नहीं होगा, उसको अपनी राइट्स के बारे में पता नहीं होगा, तो वो अपने आप को छुड़ाएगा कैसे। अगर लिटरेट है वो, ठीक है, जिस पर्सन को किडनैप करके रखा हुआ है, नहीं गुलाम बना के रखा हुआ है, तो वो कोर्ट में मुकदमा कर सकता है, ठीक है। However, a vast difference is noticed across the different sections of the population। मतलब कि अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स, एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। सो टोटल अर्बन और रूरल एरियाज़ को मिलाकर जो मेल्स की लिटरेसी है वो फीमेल्स से कितने परसेंट ज़्यादा है, वो 16.6% ज़्यादा है। मगर जो अर्बन एरियाज़ की रूरल एरियाज से ज़्यादा है वो कितनी है, अर्बन एरियाज़ की लिटरेसी रूरल एरियाज से कितनी ज़्यादा है, 16.1%। इन 2011 लिटरेसी रेट्स हैव वेरिड फ्रॉम 24% इन केरला टू 62% इन बिहार। 2011 में केरला में 94% पर्सनस लिटरेट थे, और बिहार में 62% पर्सन्स ही लिटरेट थे। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16। 2015-16 में लगभग प्राइमरी स्कूल्स की गिनती 8.41 लाख तक चली गई थी। पूरे इंडिया में लगभग 8.41 लाख प्राइमरी स्कूल्स हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। मगर इनका कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि उनके वहाँ की स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, अच्छे टीचर्स नहीं मिले, टीचर्स अच्छा पढ़ाते नहीं थे, या फिर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते थे, ठीक है। इस सब कारणों के कारण उनकी वो बंद हो गए हैं, ठीक है, उनमें से ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं। एंड हायर ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। सर्व या फिर कितने बच्चे लगे भी हैं, बहुत कम बच्चे वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। एक सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। सारे 6 से 14 साल का ये जो एलिमेंट्री ग्रुप है, हाँ पीछे हमने ये जो नवोदय विद्यालय बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा था। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि ये जो ग्रुप होता है 7 to 13 या फिर 5 to 7 to 11 to 14 13 14, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। ये एलिमेंट्री एजुकेशन होती है इस से लेके इस उम्र तक, जितना मैं आपको बता रही हूँ। मगर यहाँ पे क्या कितनी लिखी हुई है, नवोदय वाला ये रहा, नवोदय विद्यालय, हाँ जी। देयर इज
वो एलिमेंट्री एजुकेशन पता नहीं कहाँ चला गया, तो चलो कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, हम कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए 2010 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था सरकार के द्वारा। इट इज़ द टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पार्टनरशिप की थी लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ताकि वो बच्चों को अच्छी एलिमेंट्री एजुकेशन दे सकें। Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiative to increase the enrollment in elementary education। इसके साथ साथ जो भी ये कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसे जो प्लान्स है वो सरकार के द्वारा बनाए गए थे ताकि बच्चे ज़्यादा एडमिशन ले, ज़्यादा उनकी अटेंडेंस हो, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल्स में या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इंप्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। और एक और प्लान लेकर आया गया था, वो था मिड डे मील का, कि दोपहर को सारे बच्चों को स्कूल में ही फ्री में खाना मिलेगा। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को खाना भी मिल जाता था फ्री में, और वो उनको पढ़ाई भी होने को मिल जाती थी। इसलिए अगर उनको खाना मिलता था, वो खाने की खोज में वहाँ पे स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे लगते थे, ठीक है। और इससे क्या थी, अटेंडेंस बढ़ती थी और अच्छा खाना, स्वस्थ खाना दिया जाता था बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए। इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें, उनका फोकस अच्छे से बना रहे। दिस पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और इसके कारण बहुत सारे बच्चों को ये जो मिड डे मील, ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल, ये सब जो प्लान है, इन प्लान्स के कारण बहुत ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया गवर्नमेंट स्कूल्स में, और इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट हो गई, मतलब कि पढ़ी लिखी हो गई। द 12th प्लान, अगला प्लान जो था, एंडेवर टू रेज द कंट्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER टू इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स। और पहले तो क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन में था 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट प्लान था वो 18 to 23 ईयर्स के लिए था, जिसमें 2017-18 में सिर्फ 25.2% ही 2017-18 में 25.2% ही था सिर्फ लिटरेट रेट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स। मगर वो क्या था, 2021 में क्या हुआ, 30% तक चला गया। विच नहीं, इसका मतलब है कि 2017-18 में वो सिर्फ 25.2% था जो लिटरेट रेट था, जो ग्रोस जो 18 से 23 साल के बच्चों का लिटरेट रेट था। मगर उनका टारगेट था कि वो 2020-21 तक 30% चला जाए, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। और ये वर्ल्ड एवरेज में चला जाएगा, ठीक है। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग असेस क्वालिटी, अडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये जो 12th प्लान था, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये किसके लिए था, मेन फोकस बनाने के लिए कि सेस जो है वो बड़े, लिटरेट सेस के ज़्यादा पर्सनस, ज़्यादा लोग कम लिटरेट हों, और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो, मतलब कि ये एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए। अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, मतलब कि बच्चे से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो आता है। वोकेशनलाइजेशन, मतलब कि बच्चे को कितना प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से, या फिर उसके पास बेसिक नॉलेज कितनी है। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट आ गया वो उसमें वो कितना उसकी कितनी पकड़ है, वो कितना जानता है, ठीक है। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि ये सब उसके फोकस थे, ठीक है। सो गाइज, इससे क्या था, ये एक और तरह से फोकस करता था वो डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि बच्चे स्कूल में प्रेजेंट नहीं होते मगर वो क्लासेस लगा रहे होते, जैसे कि अभी डिस्टेंस लर्निंग हो रही है इस टाइम पे, कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ये एक डिस्टेंस लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाता है। और बच्चे कितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। और IT एजुकेशन और डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये सेम ही हो गया ना, ऑनलाइन लर्निंग कितनी आती है। और उनको IT एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में कंप्यूटर के अलावा कुछ कंप्यूटर के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता ना। ओवर द पास्ट 50 years देयर has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas। और पास्ट मतलब कि बीते हुए कुछ 50 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम 1951 to 2015-16। ऊपर ये यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, मगर आपकी बुक में ये पैराग्राफ है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा पैराग्राफ
बहुत सारे पैराग्राफ्स ऊपर ही दिए होते हैं टेबल के, मगर यहाँ पे नीचे दिए होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा लिखा होता है ना। ऐसा होता है कि बुक में कम स्पेस में ज़्यादा अक्षर होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस में कम अक्षर होते हैं, ठीक है। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए गए हैं। ऊपर हाँ टेबल दिया गया है, यहाँ पे हम आ चुके थे, कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितने कॉलेजेस बिल्ड हुए हैं, कितने ज़्यादा कॉलेजेस और कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितने बच्चे प्रेजेंट, कितने बच्चे रोज़ स्कूल आते हैं, और मतलब कि कितने टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। ये है टेबल 1951 टू 2018-19 का। हाँ, नाउ फर्स्ट हम देख लेते हैं 50-51 का। नंबर ऑफ कॉलेजेस, देयर वर ओनली 750 कॉलेजेस एंड देयर वर ओनली 30 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड देयर वर ओनली 2,63,000 students studying in the colleges and universities, and there were only 24,000 teachers in universities and colleges teaching the students. And now let's take the number of 2014-15, and there were 40,760 colleges in 2014-15, and there were only 711 universities, and students there were 2,65,85,437 students attending the schools, and teachers, there were 12,61,350 teachers. Okay, now come to 2017-18. There are, so guys यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर सबसे पहले 1950-51 में क्या था, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस 750, उसके बाद कुछ सालों में 7,346, और उसके बाद फिर से बड़ी 11,089 में हो गए, ठीक है। और 2010-11 में 33,023, और ऐसे 2014 में 40,760 हो गए, और 2015 में क्या हुआ, 41,435 हो गए। 2016-17 में 42,338 क्या हुए कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, मगर 2017-18 में 2015-16 से भी कम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस रह गए, इतने कॉलेजेस बंद हो गए। 2016-17 में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितना है, 42,338, और 2017-18 में 41,012, और 2015-16 में भी 2017-18 से ज़्यादा है। 2015-16 में है 41,435, मगर 2017-18 में सिर्फ 41,012 है, लगभग 400-500 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। इतनी कम हो गए कॉलेजेस, और 2018-19 में भी 41,012 ही कॉलेजेस, मतलब कि ये नंबर रिड्यूस हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलेजेस का, और यूनिवर्सिटीज़ का नंबर्स तो बढ़ता गया है। 2017-18 में जैसे मतलब 30, 14-15 में 711, और 89 में 17-18 और 18-19 में 2017-18 में 851, और 2018-19 में 911, और स्टूडेंट्स तो हमने पढ़ लिया था 1950-51 का, अभी 2014-15 का पढ़ लेते हैं। देयर, हाँ ये भी पढ़ लिया था हमने। नाउ 2017-18 का पढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लासेस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज वर 3,66,42,378. This is the number of students attending classes in 2017-18 and 18-19. And teachers in universities and colleges, how many teachers there are in 2017-18? 12,84,957. यहाँ पे कुछ बस ग्राफ दिया हुआ था जो हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स डिस्कस द टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस एडिक्वेट एडमिट द इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट्स? क्या जब जैसे जैसे कॉलेजेस का नंबर बढ़ता रह जाता है वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ता जाता है? ऑफकोर्स जितने ज़्यादा कॉलेजेस हो गए वो अलग अलग जगह पे होंगे, अलग अलग जगह से मतलब कि रीच हो गई स्टूडेंट्स की। अगर उनको पता है उनके नज़दीक कोई कॉलेज है, वो ऑफकोर्स नज़दीक कॉलेज में जाएंगे ही ना, और दूर कई पेरेंट्स भेजते नहीं हैं हॉस्टल वगैरह में, इसलिए जैसे भी नंबर ऑफ़ कॉलेज बढ़ते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इससे रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़? हाँ ऑफकोर्स होनी चाहिए थे और ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मतलब कि बहुत कम नंबर है ये यूनिवर्सिटीज़ का, और भी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए थी। इससे क्या होता, बहुत और भी ज़्यादा पर्सन लिटरेट होते और उनको स्किल लेबर बन जाते वो। व्हाट इज़ द इंक्रीज नोटिस्ड अमंग द टीचर्स इन द ईयर 1998-99? यहाँ पे लगभग 1 लाख
लगभग 80,000 जो है वो नंबर ऑफ़ टीचर्स बढ़े हैं। सो यही डिफरेंस है पहले से, पहले साल से मैं कह रही हूँ, 1950-51 की बात नहीं कर रही हूँ मैं। व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट फ्यूचर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़? ये जैसे तो ये अभी डिक्रीज़ होने लगा है, मेरे को हो लग रहा है कि कॉलेजेस का नंबर डिक्रीज़ हो सकता है, मगर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोर्स बढ़ेंगे क्योंकि ये बढ़ रहे हैं शुरू से। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ये वीडियो उनको भी हेल्प कर सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो मैंने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट नोट्स वाली, अगर आपको उस चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, उसकी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो इंपॉर्टेंट नोट्स वाली वीडियो पे 5 कमेंट्स पूरे कर देना। इंपॉर्टेंट नोट्स वाली वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको देखनी है तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो। और उसके भी मैंने 6 पार्ट्स बनाए थे, पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कौन सा चैप्टर 1, फिर से बता रही हूँ कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अगर आपको वो पार्ट्स भी देखने हैं तो उनका लिंक है इंपॉर्टेंट नोट्स वाली वीडियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से ही आ जाएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।